नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 7 अक्टूबर 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे और अंत में आज के तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज के सत्र को प्रारंभ करने से पहले आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। आज की प्रथम सूचना बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा आयोजित होने वाले एक ऑफलाइन वर्कशॉप के संदर्भ में है, जिसका आयोजन आगामी 9 अक्टूबर 2022 को किया जाएगा और इसका संचालन डॉक्टर एसपी झा सर के द्वारा किया जाएगा। प्रमुख रूप से ध्यान रखें, इसमें एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा 4 से 5 बजे के बीच में सायंकाल, और उसके बाद आईएएस का जो वर्कशॉप है उसका संचालन डॉक्टर एसपी झा सर के द्वारा 5 से 7 बजे के बीच में किया जाएगा। आप अभ्यर्थी अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लें, जो भी इस सेंटर पर ऑफलाइन वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है वहां पर मिस कॉल देकर आप एक तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस आईएएस ऑफलाइन वर्कशॉप के संदर्भ में अगर हम एड्रेस की बात करें तो यहाँ पर आपको एड्रेस दिया गया है। आप इस एड्रेस पर एक तरह से उपस्थित होकर इस आईएएस ऑफलाइन के वर्कशॉप में भाग लें और सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी में बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के साथ जुड़ें। इसी के साथ साथ एक दूसरा वर्कशॉप का आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है, जिसका संचालन निशा मैम के द्वारा किया जाएगा और समय समान है। मॉक टेस्ट 4 से 5 के बीच में और आईएएस का वर्कशॉप 5 से 7 के बीच में आयोजित किया जाएगा। जहां तक इस ऑफलाइन वर्कशॉप के स्थल की बात करें तो यह एड्रेस आपको यहां पर दिया गया है। यहां पर पहुंचकर आप वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। अगला अगर हम ऑफलाइन वर्कशॉप की बात करें तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है और यह भी 9 अक्टूबर 2022 को ही है। मॉक टेस्ट 4 से 5 और आईएएस वर्कशॉप भरत सर के द्वारा 5 से 7 बजे के बीच में संचालित किया जाएगा। जहां तक हम आयोजन स्थल की बात करें तो यहां पर आपको इसका एड्रेस दिया गया है। आप यहां पर पहुंचकर इस ऑफलाइन वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। इसी के साथ साथ दिल्ली में आईएएस का एक ऑफलाइन वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है, जिसे अजीत सर के द्वारा संचालित किया जाएगा। यह भी 9 अक्टूबर 2022 को है। इसमें एक मॉक टेस्ट 4 से 5 के बीच में होगा और आईएएस का जो वर्कशॉप है वो 5 से 7 के बीच में अजीत सर के द्वारा संचालित किया जाएगा। इस ऑफलाइन वर्कशॉप के अगर हम स्थल की बात करें तो यहाँ पर आपको इसका एड्रेस दिया है। आप यहां पर एक तरह से पहुंचकर इस ऑफलाइन वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। अंतिम अगर हम वर्कशॉप की बात करें तो इसका आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है और इसे अंजेश सर के द्वारा संचालित किया जाएगा। मॉक टेस्ट जैसा सभी हमने वर्कशॉप में देखा 4 से 5 के बीच में होगा और आईएएस वर्कशॉप के बारे में जो सूचनाएं हैं वो 5 से 7 बजे के बीच में अंजेश सर के द्वारा साझा की जाएंगी। जहाँ तक इस ऑफलाइन वर्कशॉप में भाग लेने की बात है तो इसके संबंध में जो एड्रेस है वो यहाँ पर दिया गया है लखनऊ का। आप यहाँ पर उपस्थित होकर इस आईएएस ऑफलाइन वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा अलग अलग स्थान पर जो भी आईएएस ऑफलाइन के वर्कशॉप आगामी 9 अक्टूबर को आयोजित किए जा रहे हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फ़ोन नंबर दिया गया है उस पर मिस कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो शीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और इन सभी आईएएस के ऑफलाइन वर्कशॉप में जहां भी आप उपस्थित हो सकते हैं अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करके बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के साथ सिविल सेवा की तैयारी में भागीदारी में आगे बढ़ें। आज की अगली हम सूचना को देखें तो ये शुक्रवार को हमारे साप्ताहिक समसामयिकी के संदर्भ में है, जिसमें एक्सप्लेन्ड सीरीज के अंतर्गत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में चर्चा आज रात 8 बजे संचालित की जाएगी। इस साप्ताहिक समसामयिकी सत्र में लाइव रूप में भाग लें और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में अलग अलग जो पक्ष हैं उनके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करें। आज के दैनिक क्विज को हम प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। राजा चोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं यह हैं। यहाँ पर पहला कथन हम देखते हैं। उनके शासनकाल के दौरान तमिल कवि अप्पार, साबांदर और सुंदरार के ग्रंथों का संकलन किया गया और उन्हें थिरुमुरई नामक एक ग्रंथ के रूप में संपादित किया गया। तो ध्यान रखें, यह राजा चोल के संदर्भ में सही है। इन्हीं के समय में थिरुमुरई नामक ग्रंथ में ये अलग अलग कवियों की जो रचनाएं हैं उनका एक तरह से संकलन किया गया। दूसरे कथन को देखते हैं। उनके शासन के दौरान श्रीलंका को निगारेली चोलामंडलम के नाम से जाना जाता था। आप ध्यान रखें, श्रीलंका पर चोल जो साम्राज्य एक तरह से फैला हुआ था। अगर हम राजा चोल की बात करें तो यहाँ पर श्रीलंका में जो नाम था वो एक तरह से मोमिदी चोला मंडलम के नाम से था। इसीलिए अगर हम अपने कथन को देखें तो हमारा कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। केवल पहला कथन सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर है ए, केवल एक सत्य है। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि प्रसिद्ध डायरेक्टर मणिरत्नम की जो मूवी बन रही है
पोन्नियन सेल्वन वन वह राजा राज चोल के ऊपर एक तरह से आधारित है। और उसी के संदर्भ में अगर आप देखें तो एक अन्य तमिल डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा एक विवादित बयान दिया गया है। इसी कारण से यह जो मूवी है राजा राजा चोल अब चर्चा में आ चुकी है और इसी आधार पर हमने आपसे प्रश्न पूछा है। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चोल और चेर साम्राज्य के संदर्भ में प्रमुख रूप से सूचना दी गई है। ये अगर हम पूरा क्षेत्र देखें तो ये चोल साम्राज्य का है, जिनके एक प्रसिद्ध राजा के संदर्भ में हमने प्रश्न को पूछा है और ये 6 राजाओं का प्रमुख रूप से क्षेत्र है। और चोल का साम्राज्य अगर हम देखें तो श्रीलंका के क्षेत्रों में भी फैला हुआ था। आज का दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कौन बनने वाला है। भारत में इस तरह का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। जब हम डार्क स्काई रिजर्व की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, इस तरह के जो रिजर्व हैं उनका अध्ययन एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल के कुछ अध्ययन करने के लिए प्रमुख रूप से किया जाता है। और इसका प्रमुख रूप से उपयोग ये रहता है कि इसके माध्यम से हम दूर अंतरिक्ष के जो अलग अलग भाग हैं उनका खुले आसमान में अध्ययन कर सकते हैं। और इसके लिए अगर हम देखें तो इस तरह के जो डार्क स्काई रिजर्व हैं वो अन्य देशों में भी स्थापित हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्रांस, यूके, वेल्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूएस और मैक्सिको का बॉर्डर, साथ साथ अगर हम यूएसए, कनाडा, आयरलैंड और नामीबिया की बात करें तो इस तरह के डार्क स्काई रिजर्व भारत ही नहीं अन्य देशों में संचालित हो रहे हैं। और भारत में इस तरह का जो पहला एक तरह का रिजर्व है वो लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। इसका कारण ये है कि लद्दाख एक ठंडे रेगिस्तान जैसा क्षेत्र है, समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई का एक पहाड़ी भाग है और यहाँ पर आप देखें लंबी सर्दियां होती हैं और तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। जिस तरह से यहाँ पर शुष्क और सीमित वनस्पति है और काफी ऊंचाई है और आबादी भी एक तरह से कम पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर जो खगोलीय वेधशालाएं हैं उनके काम करने के लिए स्थितियां सुगम है। और इसी के साथ साथ ऊंचाई में अंधेरे आकाश वाले क्षेत्र जहाँ पर कृत्रिम प्रकाश की कमी है, क्योंकि आप देखें लद्दाख का ये क्षेत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं वहां पर जनसंख्या उतनी ज्यादा घनी नहीं है। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि इस तरह के डार्क स्काई रिजर्व को लद्दाख में बनाकर हम पर्यावरण को एक तरह से बढ़ावा दे सकते हैं। अगर हम खगोल विज्ञान से संबंधित पर्यटन की बात करें, जैसे किसी भी तरह से धूमकेतु या अन्य प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उनके संदर्भ में लोग ऐसे ऊंचे स्थलों पर ऐसी वेधशालाओं में जाना पसंद करते हैं, तो उसको भारत में डार्क स्काई रिजर्व के रूप में लद्दाख में एक तरह से आगे बढ़ाने का प्रमुख रूप से प्रस्ताव है। और जिस रूप में एक कृत्रिम प्रकाश की स्थिति अभी यहाँ पर कम है, सरकार इसको बनाए रखेगी जिससे कि आसानी से किसी भी प्रकार की जो खगोलीय अध्ययन है वो इस तरह के डार्क स्काई रिजर्व में किए जा सके और पर्यटक भी इसका एक तरह से लाभ उठा सके दूर अंतरिक्ष के अलग अलग भागों को देखने के लिए। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लाई हरोबा नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है जो मणिपुर के सभी शैलीबद्ध नृत्यों का आधार है। अगर हम मणिपुर के अलग अलग नृत्यों की बात करें तो माना जाता है कि लाई हरोबा यहाँ का पहला नृत्य है जिसके आधार पर अन्य प्रकार के जो शैलीबद्ध नृत्य हैं वो एक तरह से मणिपुर में विकसित हुए हैं। इस रूप में अगर हम देखें तो पहला कथन यहाँ पर सही हो जाता है। दूसरा, राजा ध्रुवार्जुन के शासनकाल में मणिपुर के लोकप्रिय रासलीला नृत्य की उत्पत्ति हुई। अगर हम मणिपुर में रासलीला नृत्य की बात करें तो माना जाता है कि भाग्यचंद्र जो राजा थे उनके द्वारा प्रमुख रूप से इसको स्थापित किया गया था, न कि ध्रुवार्जुन। तो इस रूप में आप ध्यान रखें, भाग्यचंद्र जो राजा थे मणिपुर में उनके द्वारा रासलीला को प्रमुख रूप से स्थापित किया गया था। इस आधार पर दूसरा कथन गलत है। तीसरा, मणिपुरी रास में मुख्य पात्र राधा कृष्ण और गोपियां हैं और इसमें तांडव और लास्य दोनों शामिल होते हैं। आप ध्यान रखें, पात्र के रूप में राधा कृष्ण और गोपियां सही है, साथ साथ आप देखें तांडव और लास्य की बात करें तो नृत्य के ये दो प्रमुख एक तरह से भाव हैं। तांडव एक तरह से आप देखें तो प्रमुख रूप से आप कह सकते हैं कि जो नृत्य की अलग अलग भाव भंगिमाएं होती हैं उनको काफी एक तरह से तीव्र रूप में और काफी कठोर रूप में अपनाया जाता है। इसी के साथ साथ तांडव में आप ध्यान रखें शरीर के जो अलग अलग अंग होते हैं उनका प्रमुख रूप से जो प्रदर्शन है वो बहुत तीव्र गति से किया जाता है और इसमें एक तरह से क्रोध की स्थिति दिखाई पड़ती है। इसके विपरीत अगर हम लास्य की बात करें तो यहाँ पर जो भी भाव भंगिमाएं होती हैं वो काफी धीमी गति से की जाती हैं। तो इस रूप में आप देखें तो एक तरह से जब हम बात करते हैं निर्माण और एक तरह से विनाश, तो दोनों का प्रमुख रूप है तांडव और लास्य। अगर नृत्य के अलग अलग हम भागों की बात करें तो ये दोनों ही एक तरह से मणिपुरी रास में शामिल होते हैं। तो तीसरा कथन भी सत्य है। इस रूप में अगर हम देखें तो पहला और तीसरा कथन सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर है सी, केवल 1 और 3 सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि बंगाली फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता के संदर्भ में एक सूचना है कि वो ओडिसी और मणिपुरी डांस दोनों में ही प्रमुख रूप से काफी निपुण है। इसी आधार पर हमने मणिपुर के जो अलग अलग नृत्य हैं उनको संदर्भ बनाकर आपसे प्रश्न पूछा है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर में गर्म महासागरीय धाराएं हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें,
अगोलहास धारा की अगर हम बात करें तो यह प्रमुख रूप से आपका प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। इस आधार पर पहला कथन नहीं हो सकता है। और आप देखें, आप एलिमिनेशन से इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए, सी और डी आपके विकल्प हट जाते हैं क्योंकि एक सभी में शामिल है, इसीलिए आपका उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 और 5। इसके विपरीत अगर हम हम्बोल्ट धारा और कमचाटका धारा की बात करें तो ये एक तरह से ठंडी महासागरीय जलधाराएं हैं। तो अलास्का और कुरुशियो, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 और 5। यहाँ पर आप मानचित्र में भी देख सकते हैं। तो प्रमुख रूप से अगर हम बात करते हैं अलास्का जलधारा की, तो ये एक तरह से अलास्का जलधारा है जो एक तरह से गर्म समुद्री जलधारा है। दूसरे रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्यूरेशियो जलधारा की बात करते हैं जो एक गर्म समुद्री जलधारा है, और दोनों ही एक तरह से प्रशांत महासागर के भाग हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि अमेरिका में एक कंपनी के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड और साथ साथ अन्य प्रकार के जो धातु हैं जिनमें कुछ टॉक्सिक एक तरह से भाग हैं, उनको समुद्री भाग में एक तरह से डंप करने का एक यहाँ पर आग्रह किया गया है। यह डंपिंग प्रमुख रूप से आप देखें गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के एक तरह से पूर्वी तट से बहती है उसके भाग में किया जाएगा। तो माना जा रहा है कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा में यह एक तरह से पहला औद्योगिक रूप में जो भी कचरा है उसको डंप करने का मामला बनता है। और आप ध्यान रखें, गल्फ स्ट्रीम जलधारा की अगर हम बात करें तो यह जैविक रूप में काफी एक तरह से रिच मानी जाती है, तो इसीलिए इसका प्रमुख रूप से विरोध किया जा रहा है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हमने 2022 में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिया है। प्रश्न को हम देखते हैं। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रमुख रूप से अगर हम इस फ्रेमवर्क की बात करें तो इसका उपयोग गरीब देशों को जो भी ऋण दिया गया है उनके संदर्भ में स्थितियों को आसान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी स्थापना G20 और साथ साथ पेरिस क्लब की अगर हम बात करें तो अलग अलग देशों को ऋण देने वाले एक देशों का समूह है। जैसे अगर हम यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, जापान की बात करें, ये सब प्रमुख देश हैं जो पेरिस क्लब में शामिल हैं। तो उनके साथ मिलकर G20 ने G20 कॉमन फ्रेमवर्क शुरू किया है। पहला कथन सत्य है। दूसरा, यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। मतलब निम्न आय वाले जो देश हैं उनको कोई जो ऋण दिया गया है जो समय पर वापस करने की उनकी स्थिति नहीं बनती है, उनको सहायता देने के लिए G20 कॉमन फ्रेमवर्क प्रमुख रूप से पेरिस क्लब के साथ मिलकर काम करता है। यानी पेरिस क्लब के जो देश हैं उनके साथ मिलकर G20 प्रमुख रूप से सहयोग करने की स्थितियां बनाता है। दोनों कथन सत्य हैं। इस रूप में अगर आप देखें तो हमारा उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और आज हम सुपर ऐप के बारे में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। अलग अलग प्रकार के जो ऐप हैं उनका आप डेली बेसिस पर स्वयं उपयोग करते होंगे, और उस तरह के ऐप में आप देखें तो कहीं पर आपको किसी तरह के भुगतान करने की सुविधा होती है, कहीं पर किसी तरह के आपको खाने की डिलीवरी अगर चाहिए तो उसके लिए फूड आपके ऐप होते हैं। तो अलग अलग जो ऐप हैं वो अलग अलग प्रकार की एक तरह से आपको सुविधा देते हैं। यानी इस तरह का कोई ऐप हो जहां पर एक ही जगह पर बहुत सारी सुविधाएं आपको एक साथ मिल जाएं तो उसको हम सुपर ऐप की एक तरह से संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रमुख रूप से देखें, जैसे अगर हम चीन के एक ऐप की बात करें वी चैट, तो चीन का जो ऐप है अगर हम वी चैट की बात करें तो इसको हम सुपर ऐप का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो आपको मैसेज करने की सुविधा तो है ही है, साथ साथ आप भुगतान कर सकते हैं, आप यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह का फूड ऑर्डर कर सकते हैं, कैब सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस रूप में आप देखें वी चैट केवल मैसेज ही नहीं कई प्रकार की सुविधाएं देता है, इसीलिए इसको सुपर ऐप का एक तरह से दर्जा दिया जाता है। भारत में आप देखें तो इस तरह की स्थितियां भारत में भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप देखें तो हम टाटा न्यू ऐप को कह सकते हैं कि यह एक तरह से भारत में एक सुपर ऐप का उदाहरण है, क्योंकि टाटा न्यू ऐप के माध्यम से आप एक तरह से भुगतान करने की प्रक्रिया कर सकते हैं। किसी को भुगतान आपको भेजना है आप भेज सकते हैं, बिल अपने एक तरह से दे सकते हैं। साथ साथ अगर आपको ग्रोसरी या इलेक्ट्रॉनिक के सामान, मोबाइल, फैशन, ब्यूटी, लग्जरी कोई भी आपको एक तरह से खरीदारी करनी है वो भी एक तरह से टाटा न्यू ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कई तरह की अलग अलग जो सुविधाएं हैं वो एकल जगह पर आपको मिलती हैं। तो प्रमुख रूप से सुपर ऐप का सिद्धांत ये कहता है कि एक ऐप में कई सारी सुविधाएं देकर हम अलग अलग ऐप की जो आवश्यकता है उसको सीमित कर देते हैं। जैसे सोशल नेटवर्किंग की आवश्यकता, अलग अलग कॉलिंग की सुविधाएं, साथ साथ ऑनलाइन बैंकिंग, चैटिंग, शॉपिंग करना, फूड डिलीवरी, पेमेंट
और टैक्सी ऑर्डर या कैब सेवा, ये सारी सुविधाएं एक ऐप में अगर आप समाहित कर देते हैं, जैसा हमने बी चैट की बात करी, उसको हम प्रमुख रूप से सुपर ऐप का दर्जा देते हैं। लेकिन आप देखें तो इस तरह के जो हमारे सुपर ऐप हैं उनमें कुछ समस्याएं भी एक तरह से हैं, कुछ विवाद भी इनके साथ में प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला विवाद प्रमुख रूप से यह माना जाता है कि जब भी आप इस तरह की किसी सेवा की बात करते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप एक तरह से एकाधिकार या मोनोपोली की जो स्थिति है उसको अर्थव्यवस्था में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक ऐप के माध्यम से कई सुविधाएं प्रमुख रूप से दी जाएंगी। तो ये किसी भी एक ऐप को, जैसे अगर हम चीन के वी चैट की बात करें, उसका एकाधिकार कहीं ना कहीं स्थापित होता है। तो ये पहली सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे विवाद की बात करें तो यहाँ पर निजता के अधिकार को लेकर समस्याएं हैं, क्योंकि आप देखें कि आप एक ही ऐप के माध्यम से अलग अलग सुविधाएं देते हैं, तो यहाँ पर आप थर्ड पार्टी जो ऐप होते हैं उनकी सुविधाएं देते हैं। इस आधार पर जो भी आप आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं वो कितना सुरक्षित है या कितने सुरक्षित रूप में उसका आप उपयोग करते हैं, उसकी गारंटी प्रमुख रूप से यहाँ पर नहीं होती है। तीसरी बड़ी समस्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ है। माना जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उपभोक्ता का जो व्यवहार है उसके बारे में एक तरह से जानकारी प्राप्त की जा सकती है और उसके अनुसार हम उपभोक्ता को लक्षित कर सकते हैं। तो ये एक तरह से किसी विशेष ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं को ज़्यादा सुविधाएं देने की स्थितियां बनेंगी। तो जैसा हमने पहले बात करी, एकाधिकार को और मजबूत करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है, जो डाटा सुपर ऐप के द्वारा किसी उपभोक्ता का प्राप्त किया जाएगा। तो ये कुछ समस्याएं हैं, लेकिन जिस तरह से चीन में वी चैट बहुत सफल रहा है और भारत में टाटा न्यू की स्थितियां आप देख रहे हैं कि बढ़ी है, इस तरह के सुपर ऐप की संभावनाएं आगे के लिए काफी प्रबल हैं। यह हमारा 7 अक्टूबर 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।